हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के एमसीक्यूज देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस विद ऑर्डर्स और डायरेक्शन अंडर सेक्शन 146। तो सेक्शन 146 में जो ऑर्डर दिया गया है, अगर उसका फुलफिलमेंट नहीं किया जाता है तो कितनी पनिशमेंट है? तो 3 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट है, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, ये दोनों दिया जा सकता है। तो सेक्शन 146 states that failure to comply with any order or direction under this act can lead to imprisonment up to 3 months or fine up to 1 lakh rupees or both. एडिशनली फॉर कंटिन्यूइंग फेलियर, अगर फिर भी हो रहा है तो एक्स्ट्रा फाइन जो लगेगा 5000 पर डे अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सेक्शन 147 स्टेट्स रिगार्डिंग पेनल्टीज इम्पोज अंडर दिस एक्ट। तो ये पूछ रहा है कि जो पेनल्टीज लगाई है, इम्पोज लगाई है, उसका उन दंडों का क्या प्रभाव होगा। तो यह अन्य दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगा, मतलब जो अगर दूसरी लाइबिलिटीज भी है ना, उसको वो इफेक्ट नहीं डालेगा। वो भी पेनल्टीज अंडर दिस एक्ट आर इन एडिशन टू अदर लाइबिलिटीज। तो ये जो पेनल्टीज है ये एडिशन में दी जाएगी अदर लाइबिलिटीज के बिहाफ पे। सेक्शन 147 क्लेरिफाइज दैट द पेनल्टीज इम्पोज अंडर दिस एक्ट do not replace or nullify other legal liabilities such as compensation payment और license revocation, है ना। तो इस टाइप की जो अदर लाइबिलिटी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर इसमें पेनल्टीज भी दी जा रही। इंस्टेड दे आर इन एडिशन टू सच लाइबिलिटीज। तो ये जो पेनल्टीज है इन लाइबिलिटीज के एडिशन में दी जाएगी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148, व्हेन डू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अप्लाई टू वर्क्स बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट। तो 148 में बोला है कि ये एक्ट जो है सरकार से संबंधित कार्यों पर कब लागू होता है। तो जब कार्य या बिजली की आपूर्ति जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से संबंधित हो, तब वहां पर ये एक्ट अप्लाई होता है। तो सेक्शन 148 स्टेट दैट ऑल पनिशेबल एक्शन अंडर दिस एक्ट आल्सो अप्लाई टू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड बाय और वर्क्स बिलोंगिंग टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो वहां पर भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से बिलोंग करती है, तो वहां ऐसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और वर्क से रिलेटेड वहां पर भी ये पनिशमेंट जो है एप्लीकेबल हो जाएगी। दिस इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट इज इक्वली अकाउंटेबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड मैटर। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 149, हु इज हेल्ड लाइबल व्हेन अ कंपनी कमिट्स एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। मतलब कोई कंपनी अगर इस एक्ट के अंदर ऑफेंस कर रही है तो वहां पर कौन उत्तरदायी होता है? तो कंपनी भी होती है और वो व्यक्ति भी जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का काम कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, मतलब जो उस काम को करने के लिए एक्टिव पर्सन है वो। तो सेक्शन 149 स्टेट दैट इफ अ कंपनी कमिट्स एन ऑफेंस, बोथ द कंपनी एंड द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स बिजनेस कंडक्ट, जो इसका बिजनेस कर रहा है वो पर्सन भी, शैल बी डीम्ड गिल्टी unless the person proves lack of knowledge or due diligence to prevent the offense। वो जब तक कि वो जो पर्सन जिसको लाइबल किया जा रहा है ना, जो बिजनेस कर रहा है ना, तो वो अगर वो प्रूफ नहीं कर दे कि उसको इस बारे में पता नहीं था, ये जो हुआ है उसको पता नहीं था, या फिर उसने पूरी कोशिश की थी इसको रोकने की पर फिर भी ये ऑफेंस हो गया है, तो वहां पर उसको प्रिवेंशन, मतलब वहां पर वो माफ उसको मतलब पेनल्टी नहीं दी जाएगी। What does section 149 subsection 2 say about the liability of directors, manager और officer of the company? तो अब सेक्शन 149 ये बोल रहा है कि फिर डायरेक्टर, जो मैनेजर, और अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो वहां पर डायरेक्टर, मैनेजर और ऑफिसर की लाइबिलिटी के बारे में क्या कहा गया है। तो यदि अपराध उनकी सहमति, मिली भगती या लापरवाही से हुआ है तो उन्हें भी अपराधी माना जाए। इफ द ऑफेंस ऑकर ड्यू टू their consent, convenience or negligence, they shall be held guilty. Section 149 subsection 2 state that if company commits an offense with the consent, convenience or negligence of a director, manager, officer, then such individual will also be held liable for and punished. Which of the following is the punishment for non-compliance of orders or directions under the Electricity Act 2003? तो ये बोला है कि जो सेक्शन 2 मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के में जो ऑर्डर और डायरेक्शन दिया है उसका कंप्लायंस नहीं कर रहे तो कौन सा दंड दिया जाएगा। तो ये होगा 3 महीने तक की जेल थी और 1 लाख तक का जुर्माना, या फिर दोनों।
ठीक है, नेक्स्ट है इफ एन ऑफेंस अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 इज कमिटेड बाय अ कंपनी हु शैल बी हेल्ड लाइबल, है ना। तो यहाँ पे अगर कंपनी अगर कर रही तो कौन लाइबल होगा, तो एवरी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस along with the company. Under which section does the Electricity Act 2003 recognize the punishment for abatement of an offence? मतलब जो अबेटमेंट इस एक्ट के तहत अपराध करने के लिए किसी को उकसाया जा रहा है तो ये किस सेक्शन में इसके लिए दंड दिया गया है? तो सेक्शन 150 में इसके लिए दंड दिया गया है। एज पर सेक्शन 150 एनीवन हु अबेट्स एन ऑफेंस, मतलब जो किसी अपराध को करने के लिए उकसा रहा है, अंडर दिस एक्ट शैल बी पनिश इन द सेम मैनर एज द पर्सन कमिटिंग द ऑफेंस, तो वो इसी तरीके से पनिश किया जाएगा जिस तरीके से उसने ही ऑफेंस किया है ना। इफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉई ऑफ द बोर्ड और लाइसेंसी हेल्प्स इन इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट दे कैन फेस अप टू 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। और अगर कोई बोर्ड या लाइसेंसी जो है उसका कोई ऑफिसर है या एम्प्लॉय है वो भी अगर इलेक्ट्रिसिटी चोरी में अगर सहायता कर रहा है तो उसे भी 3 साल तक की जेल और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 डील्स विद द कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। अब ऑफेंस का कंपाउंडिंग करना है मतलब सेटलमेंट कर रहे हैं ना, समाप्ति करना, तो किस सेक्शन में बोला गया? तो ये सेक्शन 152 में मेंशन किया गया कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। According to section 152, an offense of electricity theft can be compounded by paying a monetary amount specified in the act, है ना। तो monetary amount पेमेंट करना होगा, कंपनसेशन सेटलमेंट के लिए पैसा देना पड़ेगा। Upon payment, the person in custody is released and no further legal action is taken। और फिर जो पेमेंट होने पर जो कस्टडी में था पर्सन उसको छोड़ दिया जाएगा और पर इसके लिए कोई लीगल फिर बाद में और एक्शन नहीं ली जा सकती है। लेकिन जो कंपाउंडिंग है वो केवल ओनली वंस फॉर एनी कंज्यूमर, किसी भी कंज्यूमर के लिए एक ही बार अलाउड होगा। ऐसा नहीं है कि बार बार वो इसमें नॉन कंप्लायंस करे और कंपाउंडिंग के लिए बोल दे, सिर्फ एक बार कंपाउंडिंग का चांस है। अंडर विच सेक्शन डू द कोर्ट्स टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। तो जो कोर्ट जो कॉग्निजेंस ले रहा है मतलब जो देख रहा है, संज्ञान कर रहा है कोर्ट, तो किस धारा के तहत संज्ञान करता है? तो ये 151 के तहत कॉग्निजेंस कर रहा है कोर्ट। तो as per section 151, no court shall take cognizance of an offence unless a written complaint is made by the appropriate government commission और इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर, लाइसेंसी और जनरेटिंग कंपनी। जब तक इनमें से किसी ने रिटर्न में कंप्लेंट नहीं की है तब तक कोर्ट उसको कॉग्निजेंस में नहीं लेगा, उस केस को नहीं देखेगा। However, the police can also file and report under section 173 of the CRPC for court proceeding। तो यहाँ पे पुलिस भी कंप्लेंट कर सकती है, फाइल और रिपोर्ट, है ना, कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए। नेक्स्ट है स्पेशल कोर्ट अंडर सेक्शन 153 आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय विच अथॉरिटी। तो जो स्पेशल कोर्ट वगैरह बनाई जा रही है धारा 153 के अंदर, तो किस अथॉरिटी के द्वारा? तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो स्पेशल कोर्ट है बना सकती है। 153 provides that the state government through a notification in official gazette, ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन देगी स्टेट गवर्नमेंट और स्पेशल कोर्ट को बनाने के लिए फॉर द स्पीडी ट्रायल ऑफ द ऑफेंस को जो सेक्शन 135 से 140 और 150 में जो ऑफेंसेस दिए हैं उससे उसकी स्पीडी ट्रायल कराना है ना। तो यहाँ पर स्पेशल कोर्ट यहाँ पे बनाए जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। द हाई कोर्ट्स कॉन्करेंस इज नेसेसरी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज, और यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट जजेस की अपॉइंटमेंट होगी वो हाई कोर्ट द्वारा मतलब उनकी सहमति से होगी। हु अपॉइंट्स द जज ऑफ स्पेशल कोर्ट अंडर सेक्शन 153, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी लेकिन विद द कॉन्करेंस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट्स कॉन्करेंस, उनकी सहमति से ही अपॉइंट होगा। सेक्शन 153 सबसेक्शन 2 स्पेशल कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल जज, है ना। तो इसमें सिंगल जज होगा हु इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट विद द कॉन्करेंस ऑफ द हाई कोर्ट की कॉन्करेंस है। दिस इंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड फेयर ट्रायल प्रोसीजर। नेक्स्ट है व्हाट इज द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ स्पेशल कोर्ट अंडर सेक्शन 153। तो स्पेशल कोर्ट के अगर आपको जज मतलब कि कोई किसी पर्सन को जज बनाना है तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ये होना जरूरी है इनमें से।
तो स्टेट दैट अ पर्सन मस्ट हैव सर्व्ड एज एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज टू बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ स्पेशल कोर्ट। नेक्स्ट है व्हाट पावर डज अ स्पेशल कोर्ट हैव अंडर सेक्शन 155। धारा 155 में मतलब जो स्पेशल कोर्ट है उनको क्या राइट्स दिए गए हैं। इट हैज पावर्स ऑफ अ कोर्ट ऑफ सेशन। जो भी कोर्ट ऑफ सेशन के सत्र न्यायालय के पास जो पावर होती है ना उसे भी वही पावर प्राप्त है। As per section 155, a special court is deemed to be a court of session and has all the power of sessions court under the code of civil procedure. This means it can conduct trial for serious offense and impose strict punishment. ठीक है, तो सेशन जज की सारी पावर होगी और वो सीआरपीसी के तहत जो दी गई है और वो उसी तरीके से सीरियल ऑफेंसेस और को सुन सकता है, ट्रायल कर सकता है और पनिशमेंट इम्पोज कर सकता है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 154 अ स्पेशल कोर्ट कैन ट्राई ऑफेंसेस इन विच मैनर। जो स्पेशल कोर्ट है वो ट्रायल के ऑफेंस का जो ट्रायल कर रहा है वो किस मैनर में करेगा, तो वो बोथ समरी एंड नॉर्मल ट्रायल प्रोसीजर, मतलब संक्षिप्त भी कर सकते हैं और जो नॉर्मल प्रोसीडिंग होती है वो भी। सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 अलाउज अ स्पेशल कोर्ट टू ट्राई ऑफेंसेस इन अ समरी वे, but if the case is serious, the court can rehear the case as per regular trial procedure. It can impose imprisonment up to 5 years in summary trial. summary trial में 5 साल तक की सजा दी जा सकती है। Under section 156, which court has the power of appeal and revision over the decision of special court? अब जो special court ने जो decision दिया है तो उसकी अपील और रिवीजन कहाँ होगी, तो उसकी अपील और रिवीजन हाई कोर्ट में की जाएगी। सेक्शन 156 में मेंशन है। तो द हाई कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू हियर अपील्स एंड रिवीजन फ्रॉम द स्पेशल कोर्ट डिसीजन ट्रीटिंग देम एज अ केसेस फ्रॉम अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। तो उसको इस तरीके जो सीआरपीसी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन सत्र न्यायालय का जो मतलब जिस तरीके से केस सुनती है उसका उसकी जो अपील हाई कोर्ट को होगी, तो यहाँ पे स्पेशल कोर्ट को उसी तरीके से माना जाएगा जैसे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन काम कर रही है ना। अंडर विच एक्ट इज arbitration for disputes in electricity matters subject to unless otherwise provided in the license। मतलब अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है आर्बिट्रेशन के लिए, आर्बिट्रेशन फॉर डिस्प्यूट्स इन इलेक्ट्रिसिटी मैटर, इलेक्ट्रिसिटी मैटर में अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसके लिए आर्बिट्रेशन करने के लिए मतलब किया जा सकता है, तो जब तक कि लाइसेंस में अन्यथा उल्लेख ना हो। तो क्या आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट के तहत किया जाएगा ये, है ना। तो मतलब यही पूछा है कि किस एक्ट के तहत ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा आर्बिट्रेशन, तो आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट। ये सेक्शन 158 में मेंशन किया है, इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस दैट टू बी रिजॉल्व थ्रू आर्बिट्रेशन it shall be determined by a person or persons nominated by the appropriate commission. However, such arbitration shall be subject to the Arbitration and Conciliation Act unless the licensee explicitly provides otherwise. As per section 159 of Electricity Act, which of the following is not to be injured or obstructed during the generation, transmission or supply of electricity? मतलब यहाँ पे ये पूछा है कि सेक्शन 159 में कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, जो ट्रांसमिशन हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, उसके दौरान ये जब हो रहा है उसके दौरान किससे क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती, मतलब किसी को किस चीज को हार्म नहीं पहुंचाया जा सकता, तो प्राइवेट प्रॉपर्टीज को हार्म नहीं, बाधा या हार्म नहीं, इंजर्ड या obstructed नहीं किया जा सकता। सेक्शन 159 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इंश्योर दैट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई शुड नॉट कॉज डैमेजेस, मतलब ये जब हो रहा है काम तो ये कोई डैमेजेस ना करता हो, ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन करता हो टू पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं करता हो, सच एज रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट्स, ट्रामवेज, कैनल्स, वाटरवेज, डॉक, ये सब चीजों को वो नहीं कर सकता है जो लोकल अथॉरिटी द्वारा है। प्राइवेट प्रॉपर्टीज आर नॉट स्पेसिफिकली मेंशन अंडर दिस सेक्शन, तो उसको मेंशन नहीं किया गया है प्राइवेट प्रॉपर्टी को। तो यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से ये तीनों जो आंसर है कि इनको हार्म नहीं पहुंचाना है,
प्राइवेट प्रॉपर्टी मेंशन नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे नहीं आएगा। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ ये नॉट हट जाएगा। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी पर अगर हार्म हो भी जाता है तो उसको इंक्लूड नहीं किया है इसमें। अंडर सेक्शन 160 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट एन ऑपरेटर टेक व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग और प्लेसिंग इलेक्ट्रिक लाइंस। तो जब ऑपरेटर क्या कर रहा है कि विद्युत लाइनें जो है उनको बना रहा है ना, तो यहाँ पर पूछा गया कि क्या क्या प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे उसे। तो टू अवॉइड इंटरफेरेंस विद द टेलीग्राफिक, टेलीफोनिक और इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग लाइंस, इससे अवॉइड करना पड़ेगा, इससे दूर रखना पड़ेगा। एनी पर्सन इंगेज इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई, इनमें से किसी भी काम से वो इंगेज रखता हो, मस्ट टेक रीजनेबल प्रिकॉशंस टू इंश्योर दैट द, उनको प्रिकॉशन रखना पड़ेगा इस बात के लिए, देखने के लिए कि इलेक्ट्रिक लाइन डू नॉट इंटरफेरेंस विद द फंक्शनिंग ऑफ, जो इलेक्ट्रिक लाइन है ना इनके कामों में हर्डल्स ना दे। ठीक है, टेलीग्राफिक जो टेलीफोन लाइन वगैरह है और इलेक्ट्रिक सिग्नल से रिलेटेड जो भी काम है, इन पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए कम्युनिकेशन सिस्टम के। दिस इंक्लूड्स अवॉइडिंग हार्मफुल electromagnetic induction or other interference. Next, if a dispute arises between an electricity operator and the telegraph authority under section 160 subsection 2, who resolve the matter? तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटर के बीच में और जो टेलीफोनिक जो कम्युनिकेशन जो अथॉरिटीज है उनके बीच में डिस्प्यूट होता है, तो कौन रिजॉल्व करेगा? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे। सेक्शन 160 सबसेक्शन 2 में मेंशन किया। If there any dispute between the electricity operator and the telegraph authority regarding whether the electric lines have been placed in contravention of the act, the matter shall be referred to the central government. The central government has power to direct modification to comply with the law. है ना, तो यहाँ पे डायरेक्शन दे सकते हैं कि वो लॉ के कंप्लायंस के लिए मॉडिफिकेशन करे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 160 सबसेक्शन 3, what happen if an operator does not comply with the requirement of this section? अब अगर ऑपरेटर इसका फुलफिलमेंट नहीं कर रहा है तो क्या यहाँ पर होगा, है ना? तो यहाँ पे द ऑपरेटर मस्ट मेक फुल कंपनसेशन फॉर द लॉस और डैमेजेस कॉस्ट। तो ऑपरेटर को फिर सारा जो लॉस हुआ है, जो भी क्षति हुई है, उस सबको फुलफिल करना पड़ेगा। एज पर सेक्शन 160 सबसेक्शन 3, if an operator fails to comply with the requirement related to preventing interference with the telegraph, telephone or electric signaling system, they must fully compensate for any loss or damages incurred. If a dispute arises regarding the amount of compensation, the matter will be resolved through arbitration. तो अगर कोई पैसों कंपनसेशन से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसका जो रिजॉल्व होगा, जो डिस्प्यूट रिजॉल्व करना होगा, वो आर्बिट्रेशन के थ्रू किया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।